जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं करंट अफेयर पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें करंट अफेयर के टॉपिक को हम डिटेल में भी डिस्कशन करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं हम उनको भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि लियोनेल मेसी वो खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के सुपरस्टार हैं, फुटबॉलर हैं, जिन्हें पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के तौर पर चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने मेघालय में 5वें जो मेघालय खेल हैं उनके उद्घाटन किया है। ये खेल जो है दोस्तों, ये मेघालय में 2001 से शुरू किए गए थे और इनका ये 5वां संस्करण अब आयोजित हो रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो खेल है वो नॉर्थ ईस्ट में खेलों के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उत्तर पूर्व का जो इलाका है हमारा देश का, इस क्षेत्र में खेलों के विकास के लिए एक कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ पर मौजूदगी जो रही वो सराहनीय रही और उन्होंने यहाँ पर इन खेलों का उद्घाटन किया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिसमें लगभग 6 दिन तक लगातार गेम्स होंगे और 3000 के लगभग इसमें एथलीट जो होंगे वो शामिल होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो 1990 में नौसेना में शामिल हुए थे। इनके लंबे सेवा एक्सपीरियंस को देखते हुए दोस्तों ये बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दोबारा से प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चीता। अगर इन 4 ऑप्शन में से देखें तो चीता वो जहाज रहा है भारत में जो पिछले 4 दशक से नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा था। इस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा, गुलदार एक जहाज है। इसके साथ साथ कुंभीर भी एक जहाज रहा जिसे सेवा मुक्त किया गया। तो एग्जाम में हो सकता है चीता जो जहाज है इसका नाम ना आए, इसकी जगह पर गुलदार का नाम आ जाए या कुंभीर का नाम आ जाए। ठीक, तो गुलदार हो, कुंभीर हो, चीता हो, इन तीनों जहाजों को 4 दशक की लंबी सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम को लेकर करार किया है। बढ़ती बैटरीज की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है दोस्तों। क्योंकि भारत जो है वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्कूटर हो या कार हो या फिर सार्वजनिक जो परिवहन के साधन हो वही क्यों ना विकास हो, हर जगह पर हम इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उस पर ध्यान दे रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी हम लोग जो क्लीन एनर्जी है, पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा, उस पर हमारी निर्भरता जो है वो बढ़ा रहे हैं। जबकि जो कोयले से हम विद्युत उत्पादन करते हैं, ताप विद्युत हो या नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, इन सब चीज़ों की तुलना में हम क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। और क्लीन एनर्जी के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक वाहन और बाकी सब चीज़ों को हमारे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें हम लोगों को बैटरी निर्माण के लिए लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमने इसका अर्जेंटीना से करार किया है। याद रखिएगा कि ब्राज़ील और USA जो है वो टॉप मोस्ट लिथियम प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं दुनिया में। अर्जेंटीना भी बहुत बड़े लेवल पर लिथियम का उत्पादन करता है, तो इसलिए हमने इससे ये बोल सकते हैं करार कर लिया है। अगला प्रश्न है, 75th एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है। सक्सेशन वो ड्रामा सीरीज है जिसको सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड एमी अवार्ड के 75वें एडिशन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच में ये अभ्यास आयोजित किया जाता है, जो हाल ही में हुआ है, जिसके कारण ये चर्चा में भी है। आगे की स्लाइड्स में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये तो थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो करंट अफेयर में चर्चा में रहे और ये आपके लिए एक प्रकार से निर्देश देते हैं कि एग्जाम के लिए करंट अफेयर ऐसे तैयार कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं और मैं ये समझता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली करंट अफेयर पर भी आधारित होते हैं और करंट टू कोर पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्नों के बाद हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक्स जब देखते हैं तो पहला टॉपिक रहा पीएम मोदी ने 1 लाख परिवारों को 2.5 लाख दिए। अब 2.5 लाख रुपए 1 लाख परिवारों को पीएम मोदी ने क्यों दिए,
तो वो समझने वाली बात है। तो ध्यान रखिएगा कि 15 जनवरी को पीएम मोदी जी ने पीएम जन मन योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री द्वारा जन मन योजना संचालित की गई, इस पीएम जन मन योजना के लाभार्थियों के साथ इन्होंने वर्चुअल संवाद किया। जो संवाद किया, इस संवाद के दौरान जो लाभार्थी उनको 2.5 लाख रुपए भी दिए। अब जिन लाभार्थियों के साथ संवाद किया है मोदी जी ने, वो संवाद में उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति, जिसको बुक्सा के नाम से भी जानते हैं, और ये यूपी में भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। यूपी की भी एक इंपॉर्टेंट जनजाति है बुक्सा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुक्सा जनजाति कहाँ मिलती है, तो उत्तराखंड की और यूपी की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। चूंकि उत्तराखंड जो है वो यूपी से ही अलग हुआ, तो ये जनजाति के लोग भी डिवाइड हुए हैं। छत्तीसगढ़ की भी जनजाति है कमार और कोरवा। मध्य प्रदेश की जनजाति है बैगा और भील। भील जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मूलतः पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, धार जिलों में इसका वर्चस्व देखने को मिलता है। और राजस्थान की सहरिया जनजाति, ये भी ध्यान रखिएगा, सहरिया मध्य प्रदेश में भी मिलती है। मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको सहरिया जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं, जो बहुत अति पिछड़ी जनजातियों में आते हैं। तो ये जनजातियों से पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से पूछता ही है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कौन सी जनजाति कहाँ है। और चूंकि ये मोदी जी ने इनसे संवाद किया, तो ये जनजाति हाईलाइट हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सहरिया जनजाति कहाँ मिलती है, भील कहाँ है, बैगा कहाँ है, बुक्सा कहाँ है, कमार या कोरवा जनजाति कहाँ है। तो इन जनजातियों के साथ वर्चुअल संवाद हुआ मोदी जी का, और संवाद के दौरान पीएम जनमन योजना के तहत हर एक लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। अब ये जन मन योजना क्या है, तो इस पर भी हम आते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति हैं उनका चिन्हन किया गया, उनको चिन्हित किया गया, और इनके विकास और उत्थान के लिए ही 15 नवंबर को जब जनजातीय गौरव दिवस होता है, उस दिन प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री जन मन योजना किसके लिए है स्पेशली, तो विशेष रूप से अति पिछड़ी जनजाति के लिए, उनके विकास, उनके उत्थान के लिए शुरू किया गया है। तो आपको समझ में यहाँ आ जाना चाहिए कि ये सभी जनजातियां जिनका यहाँ पर नाम लिखा गया है, ये पिछड़ी जनजातियों के तौर पर जानी जाती हैं। इसका लक्ष्य क्या है, तो याद रख लीजिएगा कि पीएम जनमन योजना जो है, ये इसका मुख्य लक्ष्य है कमजोर जनजातियों का संपूर्ण विकास करना। अब संपूर्ण विकास का मतलब भी आप लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंग्लिश में टर्म बहुत अच्छा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट की धारा में सभी को शामिल किया जाए और उनका सभी तरह से विकास किया जाए। ठीक है, जब हम गांधी जी की व्यवस्था को बात करते हैं दोस्तों, तो गांधी जी ने जब विकास की बात की थी, तो गांधी जी ने सभी वर्गों का सभी रूपों से उदय की बात की थी, जिसे सर्वोदय कहा गया था। तो हम इस संपूर्ण विकास को सर्वोदय भी कह सकते हैं, जिसमें सभी वर्गों का उदय शामिल है, और विशेष तौर पर यह कमजोर जनजातियों के लिए शुरू की गई व्यवस्था है, तो उनका सभी दृष्टि से विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसके अलावा क्या दिया जाएगा, तो इसके अंतर्गत पक्की सड़क देना हो, नल से जल देना हो, पेयजल छात्रावास का निर्माण हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट हो, आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए पोषण देना हो, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण करना हो, बिजली हो, सोलर पावर हो, इंटरनेट हो, मोबाइल सर्विस, आजीविका संवर्धन के साधन इन्हें उपलब्ध करवाना इस जनमन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला टॉपिक है, शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दोस्तों, मुनव्वर राणा को हर एक व्यक्ति ने सुना है, और जहां तक हम देखते हैं कि इनके प्रशंसकों के जितने ही इनके आलोचक भी हैं। इस प्रकार की शायरी और कुछ जगह पर इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें की, जिसके चलते भारत की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसने इनका विरोध भी किया, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इनके प्रशंसक से पीछे भी हटे, क्योंकि इन्होंने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी। लेकिन बहरहाल याद रखिएगा कि 14 जनवरी को इनका निधन हो गया, कहाँ, लखनऊ में। और मुनव्वर राणा जो है ये शायरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और 2006 में कविता के कबीर सम्मान की उपाधि इंदौर में दी गई थी। तो कविता के कबीर सम्मान की उपाधि किसको दी गई थी, तो यह मुनव्वर राणा को मिली है 2006 में। 2014 में भारत सरकार ने उर्दू साहित्य में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। 2015 में असहिष्णुता के चलते उन्होंने ये पुरस्कार वापस कर दिया था, और कुछ भारत विरोधी वक्तव्य इन्होंने दिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये विरोध में रहे थे दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक है, डेनमार्क के किंग बने फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक। डेनमार्क के जो पुराने किंग थे दोस्तों,
जो उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया गया और नए जो किंग है वो बने हैं। 14 जनवरी को ऐसा हुआ है कि क्राउन प्रिंस फेडरिक आंद्रे हेनरिक जो है वो नए किंग बने हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले क्वीन मार्गरेट सेकंड ने यहाँ पर राज किया और इन्होंने आधिकारिक तौर पर जब पद छोड़ दिया तो ये फेडरिक को पद मिलता है, क्योंकि ये उनके बेटे हैं, याद रखिएगा। और राजवंश में यही चलता है, पिता से या माता से बेटे को राजगद्दी हस्तांतरित होती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखेंगे, मेटे फेडरिकसन डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने प्रिंस फेडरिक को किंग बनाए जाने की घोषणा की थी, ये भी ध्यान रखना है। किंग एलिजाबेथ द्वितीय का नाम सभी जगह फेमस है। एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, उसके बाद क्वीन मार्गरेट जो है वो यूरोप में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली दूसरी शासिका बनी है, ये भी ध्यान रखना। ओके, अगला है फसल उत्सव। दोस्तों 14 तारीख निकली है, 15 तारीख को भी हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेट की है। लोगों ने लड्डू भी खूब खाए, पतंगे भी बहुत उड़ाई। इस बीच में हमारे देश में कई जगह पर बोल सकते हैं कि सावधानी नहीं रखने के कारण और थोड़ा सा प्रशासनिक ढील पोल के चलते कई सारी घटनाएं भी हुई, जिसमें चाइना डोर जो है उससे बच्चों के गला कट गए हैं, कई सारे बच्चों की मौत हो गई है। कुछ पतंग उड़ाने के दौरान इलेक्ट्रिसिटी हाई टेंशन वायर से टकरा गया तो उन बच्चों की मौत हो गई है। इन सभी दुर्घटनाओं के बीच दोस्तों ये त्यौहार जो है वो बना, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये फसल उत्सव है और इसको भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे हम इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं, इसको उत्तरायण भी कहा जाता है, इसको भोगी कहते हैं, इसको माघ बिहू कहते हैं, इसको पोंगल भी कहते हैं। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये त्योहार मनाते हैं। और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो इस त्योहार के दिन पे मुर्गों की लड़ाई का आयोजन भी किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए कौन कौन से, तो मकर संक्रांति जो है वो सूर्य के अंतरिक्ष में भ्रमण के दौरान मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से गर्मियों का प्रारंभ भी होता है। हम देखते हैं कि घोर ठंड आती है और मकर संक्रांति के बाद ठंड जो होती है धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। बहरहाल ये याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है उसके आपको 3 इंपॉर्टेंट रेखा देखने को मिलती है। 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा कहते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको आप कर्क रेखा कहते हो, और 25 डिग्री साउथ जिसको आप कहते हो मकर रेखा। ये हो गई कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं हमारे ग्लोब पर। अब 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? 22 दिसंबर को सूर्य जो है उसकी सीधी चमक होती है मकर रेखा पर। 21 जून को सूर्य की सीधी चमक होती है कर्क रेखा पर। और 21 मार्च को प्लस 23 सितंबर को सूर्य की सीधी चमक होती है भूमध्य रेखा पर। अब जब सूर्य यहाँ पर 2 बार चमकेगा साल में तो इधर और इधर बराबर प्रकाश ज्यादा, दिन रात बराबर होते हैं, मौसम भी एक जैसे होते हैं। लेकिन जब सूर्य 21 जून को यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सीधा अपने लाइट छोड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। ठीक है, लेकिन जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। अब दिसंबर के महीने में अगर हम भारत की बात करें तो भारत के बीच से कर्क रेखा जाती है तो भारत यहाँ हो गया। तो भारत के क्षेत्र में ठंड होती है दिसंबर में क्योंकि सूर्य जो है वो इस क्षेत्र से बहुत दूर है, तो ठंड जो है वो इसलिए होती है। और दिसंबर के महीने में जनवरी के शुरुआती सप्ताह में ठंड बहुत ज्यादा लगने का कारण भी यह है, सूर्य की दूरी हमसे बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब देखें कि ये सूर्य जो होगा वो 21 मार्च को वापस कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर होगा, जब दिन रात सभी जगह बराबर होंगे और गर्मी बढ़ने लगती है। तो देखिए दिसंबर के बाद से सूर्य जो होगा वो ऊपर की तरफ आने लगता है और इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। इसलिए हमने कहा कि गर्मियों की शुरुआत जो होती है वो इसी के साथ हो जाती है। और इसी के साथ साथ उत्तर में जब सूर्य आ रहा है तो हम इसको एनर्जेटिक मानते हैं और हम इसे शुभ मानते हैं। तो ये 6 महीने के शुभ अवधि जो है उसका भी प्रतीक होता है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात सरकार इस समय पर 1989 से अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी भी कर रहा है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, पतंग महोत्सव जो है वो गुजरात में इस समय आयोजित किया जाता है। अब ये जो मकर संक्रांति है इसको हम उत्तर में देखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे क्षेत्रों में देखें तो इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप उत्तर भारत में पहुंच जाएं पंजाब तरफ तो सिखों द्वारा इसे लोहरी के तौर पर मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति है उसे लोहरी के तौर पर मनाते हैं। मध्य भारत में सुकारत के नाम से, असमिया में भोगाली बिहू कहते हैं, तमिलनाडु या दक्षिण के राज्यों में से पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। बिहू कब मनाते हैं दोस्तों? असम में होता है। वार्षिक फसल जब होती है
तो उस समय इसको मनाते हैं और ये 9 वर्ष होता है असम में, एक प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पोंगल की, तो पोंगल का शाब्दिक अर्थ है अति प्रवाह या उबलना, याद रखिएगा। और थाई पोंगल भी इसे कहा जाता है, 4 दिवस का होता है, ये थाई महीने में मनाया जाता है। और ये वो समय जब चावल की फसलों की कटाई शुरू होती है, लोग ईश्वर तथा भूमि की उदारता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं पोंगल मनाकर। मुर्गे की लड़ाई जो है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है कोंडी पंडालू। कोंडी पंडालू जो है वो दक्षिण में, अगर आप जाएंगे आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, तो विशेष रूप से मुर्गों की लड़ाई की जाती है। और जब तक एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को मार नहीं देता तब तक एक दूसरे के सामने वो रहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये सब के सब मकर संक्रांति के अलग अलग रूप हैं जो आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ ने लॉन्च की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम। अब एग्जाम में पूछेगा कि उग्रम क्या है ना। उग्रम इस प्रकार से इसको देखिए, उग्रम। तो उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है जो डीआरडीओ ने विकसित किया है। और ये इसका उद्देश्य कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी इंसास राइफल जो है उसको हटाकर नई राइफल यहां उपलब्ध करवाना। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। तो डीआरडीओ के बारे में भी जान लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ कहते हैं इसको। और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। भारत में रक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डीआरडीओ की बात की है यहाँ पर। अगला है दोस्तों अभ्यास अयुत्थाया। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना जो है, इन दोनों के बीच में होने वाला नौसैनिक युद्ध अभ्यास है ये। और ये पहला द्विपक्षीय अभ्यास है दोनों के बीच में, जिसका नाम है अयुत्थाया। अयुत्थाया का अनुवाद दोस्तों अजय वन और अपराजय के तौर पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह दोनों पुराने शहरों के तरफ है, जैसे कि भारत में अयोध्या, तो अयोध्या से अयो आ गया। और थाईलैंड में अयुत्थ्या है, तो इन दोनों से आया, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अयुत्थाया। अयोध्या और थाईलैंड के शहर अयुत्थाया के ऐतिहासिक विरासतों और समृद्ध संस्कृति के संबंध को लेकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लगते हुए, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत की तरफ से यहाँ पर पुलिस और INL CU-56 जो है जहाज, वो भाग ले रहा है। ये युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024। ध्यान रखिए 16 जनवरी 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना, स्टार्टअप योजना जो है वो शुरू की थी। और जब ये योजना शुरू की थी दोस्तों, तो इसका लगातार देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट हम लोगों को मिल रही है। इसलिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब होता है? 16 जनवरी को होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अगला है सोलिगा और येरावा जनजातियों की चारागाह परंपरा। ध्यान रखिएगा, जो सोलिगा जनजाति वो कर्नाटक की है, जो कावेरी बेसिन के क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर जो लताएं हैं, मतलब झाड़ फूल पत्तियां हैं, बांस से रस्सी बनाने की जो पारंपरिक तकनीक है, इसके साथ साथ यहाँ शहद संग्रह का अभ्यास करती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जनजाति भी हाल ही में चर्चा में रही है, एग्जाम में आएगा कि येरावा और सोलिगा जनजाति कहाँ मिलती है। तो ये कर्नाटक की इंपॉर्टेंट जनजातियां दोस्तों। और इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया। आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखिए, आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से देखिए और नोट डाउन करते चले जाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों कहीं और से नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आता है वो चर्चा में रहे मुद्दों से ही आता है दोस्तों। जनरली हम उसको देखते हैं, तो हम उसको देखने के बाद समझ लेते हैं कि ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, ये साइंस का है, इकोनॉमी का है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। जनरली जो भी मुद्दे एग्जाम में दिखते हैं ना, वो करंट में चर्चित रहे मुद्दे ही होते हैं, जो आप पिछले 1 साल के दौरान देखते हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते तो आपको वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन दिखता है जीके से। और अगर आप उस पर पर्याप्त एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर में पिछले 1 साल के दौरान चर्चा में जरूर रहा है, जिस वजह से एग्जाम में उसको जगह दी गई है। वरना तो अथाह आप जीके देखते हैं, अथाह जीके है, कितना पढ़ेंगे आप। तो इसीलिए हर एक टॉपिक को आप क्या करिए, करंट से कोर स्टडी कीजिए, तभी आप बेहतर स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं नए प्रश्न और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। सभी को राम जी को लेकर जो आज हमारा उत्साह है उसको बनाए रखना है। और राम जी के इस पावन, हम सप्ताह ही बोल सकते हैं, जब राम जी पुनः अपने मंदिर में, अपने निवास में स्थापित होंगे, तो इसको जश्न के साथ मनाइएगा, दीपक जरूर जलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।